दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वनली निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। मैं सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन मेरा दावा रहता है और जिस तरह से लाइक रेट रहता है उसके हिसाब से 95% लोग हमसे संतुष्ट रहते हैं। 5% वही वाले हैं जिसे आप लोग समझते हैं। मैं आपको बता दूं, हर व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना मुश्किल है, लेकिन 100 में 95% अगर संतुष्ट होते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो, आम जनता की कोई खबर हो, रोजगार का मुद्दा हो, पॉलिटिक्स न्यूज़ हो, कोई भी न्यूज़ हो, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। बेहतरीन ढंग से समझाया जाता है। साथ ही साथ आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप गोदी मीडिया से बचकर रहिए। गोदी मीडिया के नाम अगर आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया जाता है, पागल बनाया जाता है, वह पूर्णतः गलत है। मैं आज आपको उसी से रूबरू कराने वाला हूं, सही को सही दिखाने वाला हूं, झूठ को झूठ दिखाने वाला हूं। तो आइए पहली खबर के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है। इसी प्रकार के ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ऑल पर सेलेक्ट करना है, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए। पहली खबर पुरानी पेंशन को लेकर है। आपको मालूम होगा कि पुरानी पेंशन पर कई प्रकार के तर्क दिए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन से बेहतर नई पेंशन को बताया जा रहा है, यानी कि ओपीएस से बेहतर एनपीएस को बताया जा रहा है। लेकिन कर्मचारी इस पर क्या कह रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कर्मचारी संगठन बोले सिर्फ पुरानी पेंशन ही सबसे बेहतर। और मैं एक खबर और आपको दिखाना चाहता हूं। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि बड़ी चालाकी से अफसरों ने नई पेंशन को बताया बेहतर। सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर एसोसिएशन ने शासन के दावे पर उठाए सवाल। कहा पीएम पुरानी पेंशन बहाल कर चुनाव में ले पूरा श्रेय। मैं आपको बता दूं, कर्मचारियों की संख्या कम नहीं है। अगर 12 लाख कर्मचारी सरकार के विपक्ष में वोट कर दे तो 12 लाख गया। अगर उनमें 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हुआ, आप लोग सोच सकते हैं। 500 लाख वोट कर सकते हैं। इसलिए सरकार को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाना चाहिए, यानी कि सरकार संतुष्ट करे कर्मचारियों को। अगर सरकार के द्वारा कर्मचारियों को संतुष्ट कर लिया जाता है तो सरकार का बहुत बड़ा फायदा है। और मैं आपको बता दूं, सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेगी। मैं वर्तमान सरकार का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि अटल बिहारी जी के शासनकाल में पुरानी पेंशन बंद हुआ था। उस समय मुलायम भी सत्ता में थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। स्वैच्छिक था कि आप पुरानी पेंशन को लागू बंद करते हैं या नहीं, नई पेंशन को लागू करते हैं या नहीं, सब स्वैच्छिक था। मुलायम सिंह ने पेंशन को बंद कर दिया। लेकिन जब अखिलेश का दौर आया तो इस पर मंथन शुरू हो गया। और इस समय समाजवादी पार्टी में अखिलेश की ही चलती है। और 2012 के घोषणा पत्र को अगर देखा जाए अखिलेश यादव के, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो उन्होंने कहा था वह किया था, लेकिन उसमें एक्सप्रेस वे और मेट्रो ट्रेन का जिक्र नहीं था। उसके अलावा उन्होंने किया। अगर हम 2017 के घोषणा पत्र को देखें तो 25 रुपये किलो देसी घी, लैपटॉप, 1 GB डाटा फ्री, 90 दिन में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर देना, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, कुछ भी जमीन पर दिखाई नहीं दिया। इतना रोजगार दिए योगी जी उत्तर प्रदेश में कि बेरोजगारी दर बढ़ गई। जैसा कि मैंने एक रिकॉर्ड आपको दिखाया था कि एबीपी न्यूज पर भी आ रहा था, और जो रिपोर्ट डाटा सामने आया उसमें यह पता चला कि 2017 में बेरोजगारी दर मार्च तक का आंकड़ा था। मार्च 2017 में बेरोजगारी दर 2.4% था, जो कि बढ़कर लगभग 4.9% हो गया अब तक। तो बताइए कि आपने 1,80,00,000 रोजगार दिए, 4.5 लाख नौकरियां दी। अगर अखिलेश यादव ने आपसे कम नौकरियां दी हैं, आपसे कम रोजगार दिए हैं, या इससे पहले वाली सरकार ने आपसे कम रोजगार, आपसे कम नौकरी दी है, तो आपके राज्य में, आपके शासनकाल में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? सबसे अहम सवाल है, और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। मनरेगा का कोई रोजगार नहीं होता है। आप 120 दिन तक बेरोजगारी दर को कम कर सकते हैं, लेकिन 365 दिन होता है। 365 दिन भरण पोषण कैसे होगा, यह सबसे अहम सवाल है। इसी मुद्दे पर मैं हमेशा चर्चा करता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं।
अगली अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक भर्ती में टीईटी पास होना जरूरी है। 2021 से 22 के शैक्षिक सत्र में तैयार हो जाएगी रूपरेखा। लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और पढ़ाने का प्रदर्शन आधार बनेगा, जो कि समाचार पत्र में बताया गया। तो माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में भर्ती के लिए अब शिक्षकों को अध्यापक परीक्षा यानी कि टीईटी पास करनी होगी। इसके लिए टीईटी 3 यानी तीसरे स्तर की परीक्षा कराई जाएगी। तो यह 2022 से संचालित करने का प्रयास किया जाएगा। नहीं होता है तो उम्मीद है कि 2023 के बाद वाली भर्तियों में टीईटी अनिवार्य कर दिया जाए। अगली खबर बेरोजगारी को लेकर है, जो कि एक चिंता का विषय है। पूरे देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं उस पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार जो भी चुनाव लड़ती है, हिंदू मुस्लिम, कभी भी बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करती, कभी रोजगार देने के बारे में बात नहीं करती है। अगर 2 करोड़ रोजगार का वादा किया गया तो आज तक मिला नहीं। मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बेरोजगारी, देश में 3.03 करोड़ युवाओं के पास काम नहीं। बेरोजगारी की दर लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा, यानी कि जब कोरोना की महामारी चरम पर थी, जब लॉकडाउन लगा था, उतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी अब है। यहां पर बताया गया है सिर्फ 4 साल में बढ़ गए 1.26 करोड़ युवा बेरोजगार। आयु भी बताई गई है कि 15 से 19 साल के कितने हैं, 20 से 24 साल के कितने हैं, 25 से 29 साल के कितने हैं, और युवा बेरोजगारों की टोटल संख्या बताई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बताऊं, कैसे बताऊं, साथ साथ मैं आपको बता दूं, ग्रेजुएट सबसे ज़्यादा 5वीं तक, बेरोजगार 6वीं से 9वीं तक। यहाँ पर देखिए पूरी स्तर के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आपको इसको पढ़ना है, समझना है, तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जिससे आपसे कोई बेतुकी बातें करे, आपको मूर्ख बनाए, तो आप उसे समझा सकते हो। आपको मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं है, आप समझा सकते हो। 30 जनवरी 2022 की रिपोर्ट है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कि कल की। अगली अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण है पेगासस को लेकर। आपको बता दें कि पेगासस रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है और 2024 के चुनाव में यह चरम पर होगा। तीसरी लहर के बीच संसद का बजट सत्र आज से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान सरकार रोजगार के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, नौकरी के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है, पेगासस के मुद्दे पर बात नहीं करना चाहती है। अब पेगासस के बारे में आपको जानकारी होगी। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है जिससे मोबाइल हैक होता है। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण कई तरह की पाबंदियों के साथ संसद का बजट सत्र सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा। मंगलवार को आम बजट पेश किया जाएगा। शुरुआती 2 दिनों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई 2 पालियों में चलेगी। राष्ट्रपति सोमवार को संसदीय सौध में दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इसके अगले दिन से लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे से 9 बजे तक और राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत सुबह 9 बजे से होगी। सोमवार को राज्यसभा की कार्रवाई 2:30 बजे दोपहर से शुरू होगी। सोमवार को ही दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें रोजगार के मुद्दे पर, पेगासस के मुद्दे पर बात होगी, लेकिन वर्तमान सरकार बात नहीं करेगी क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। आप आंकड़ा देख रहे हैं, क्या जवाब देंगे? और जो वादा किए थे इसके पहले, उस वादे को कैसे पूरा किया जाएगा, इसके बारे में क्या बोलेंगे? और यूपी का चुनाव आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड का चुनाव आप देख रहे होंगे, गोवा का चुनाव आप देख रहे होंगे। जो चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वोटिंग होने वाली है, उसमें विकास का कोई मुद्दा नहीं। कभी जिन्ना आ जाता, कभी पाकिस्तान आ जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम आ जाता है। लेकिन आपने कभी सुना कि सरकारी नौकरी पर बोला जा रहा हो, बेरोजगारी पर बोला जा रहा हो, स्वास्थ्य सेवाओं पर बोला जा रहा हो, किसानों पर बोला जा रहा हो, आम जनता की बात की जा रही हो? क्या हिंदू हिंदू करने से, मुस्लिम मुस्लिम करने से पेट भरेगा? नहीं भरेगा। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको पढ़ना नहीं है, केवल आपको अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचना है। अगर आपके पास रोजगार है तो आपके पास शिक्षा है, अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना कुछ है।
बिना पैसे के कुछ नहीं होगा और पैसे के लिए रोजगार होना आवश्यक है। अगली अपडेट है जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी और कुछ लोगों ने कहा कि आप गलत जानकारी देते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। तो भारत समाचार की खबर है, डीएम अमृत त्रिपाठी ने लिया बड़ा एक्शन, डीआईओएस के खिलाफ कार्रवाई को लिखा पत्र, चुनाव आयोग और शासन को लिखा पत्र। टेट एग्जाम में बड़ी धांधली हुई थी, पुलिस ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया, 2.70 लाख कैश, 48.50 लाख का चेक बरामद। तो यूपी टेट की परीक्षा में बहुत बड़ी धांधली हुई है, अंदर अंदर खेला होगा, किसी को पता नहीं चला, अब खेला उजागर हो रहा है। जहां तक रही परीक्षा रद्द होने की बात, तो वर्तमान सरकार परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, मैं इतना स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं। कोर्ट जो करना होगा करेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अगर कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन वर्तमान सरकार परीक्षा को रद्द करने वाली नहीं है। कितनी भी धांधली हो, कितना बड़ा आरोप लगे, अलग बात है। जब परीक्षा को रद्द किया गया था तो उस समय शिक्षक भर्ती देना पड़ता, लेकिन अब परीक्षा को रद्द नहीं करेगी क्योंकि अब शिक्षक भर्ती नहीं देना है। अब सीधे 10 मार्च को काउंटिंग होगी और रिजल्ट आएगा, जिसकी सरकार बनेगी उसके बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है खान सर को लेकर, खान सर समेत 6 शिक्षकों के घर चस्पा होगा नोटिस। आपको मालूम होगा कि एफआईआर दर्ज हो गई है रेलवे भर्ती बोर्ड की एनटीपीसी परीक्षा के रिजल्ट पर उपद्रव मामले में अंडरग्राउंड चल रहे खान सर समेत 6 शिक्षकों की मुसीबत बढ़ सकती है। प्राथमिकी होने के बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि आरोपितों संचालकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने हक की मांग करोगे, आपके पक्ष में कोई बोल देगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए शांति से बैठे रहो, जो हो रहा है देखो। आपको 5 साल के कार्यकाल में एक बार मौका मिलता है अपना पावर दिखाने का, वह भी मतदार का। उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। या तो आपके पास इतनी क्षमता हो कि एफआईआर हो जाएगा तो जेल चले जाएंगे, हम जेल में जी लेंगे, लेकिन हम अब झुकेंगे नहीं। या हो सकता है, लेकिन आप कहो कि आप कुछ कर पाओ, तो मुझे नहीं लगता कुछ कर पाओगे, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वह पूर्णतः मैं गलत समझता हूं। अगर उपद्रव किया गया तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले जब ट्विटर अभियान चला, इसके पहले जब एनटीपीसी परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए गए, उसकी जांच की मांग की गई, 20 टाइम्स बुलाने की बात की गई, तो क्या सरकार के कानों तक भनक नहीं गई? आरआरबी की कानों तक भनक नहीं गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब आगजनी हो गई, ट्रेन को जला दिया गया, इत्यादि प्रकार के कार्य किए गए, तब कान तक भनक गई। तब जाकर प्रयागराज में युवाओं को पीटा गया। जो युवाओं को पीटा गया है वह भी एक मुद्दा उत्तर प्रदेश चुनाव में बनने वाला है, उससे भी सरकार की छवि धूमिल हुई है। अभी मैं साक्ष्य आपको देता हूं, वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगली अपडेट है नकल माफिया की जब्त होगी संपत्ति। तो संपत्ति जब्त करने से क्या होगा? आजमगढ़ में जो स्थिति देखने को मिली है, या तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, पेपर आउट होता है, बड़ी धांधली होती है, ठेका लेकर पास करवाया जाता है, तो आम बच्चे क्या करें, उनकी क्या स्थिति होगी? तो स्थिति को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई कोई अहमियत नहीं रखती है। भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, और जिस तरह से भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया गया है वह निंदनीय है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि टीईटी परीक्षा में नकल कराने का ठेका लेने वाले गिरोह के 30 सदस्यों का चेहरा बेनकाब हुआ। इनमें से 22 गिरफ्तार हैं। तो जो गिरफ्तार हैं उन्हें जेल डाला जाएगा, लेकिन जिनका पेपर गड़बड़ हो गया है या जिन्होंने धांधली कर लिया है और जिन्होंने कराया है वो पकड़े गए हैं, लेकिन जो छात्र धांधली के हैं, कितने बड़े स्तर पर धांधली हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक जांच नहीं होगी तब तक खुलासा नहीं होगा। वैसे मैं आपको फिर एक बार स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार परीक्षा को रद्द करने वाली नहीं है। कोर्ट रद्द कर दे अलग बात है, लेकिन वर्तमान सरकार परीक्षा को रद्द नहीं करेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि बीएड के आगे डीएलएड का क्रेज घटा। ऐसा क्यों? आपके जहन में एक सवाल होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीएड करने से आपके पास कई स्कोप है, आप कई परीक्षाओं में प्रतिभाग कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड करने से आप केवल प्राइमरी तक सीमित रहते हैं। एक और अहम जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप बीएड किए हुए हैं और भविष्य में आपके पैसा है, आप कोई स्कूल कॉलेज चलाना चाहते हैं, तो आप बीएड है तो आप चला सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले नहीं कर सकते हैं। इसलिए डीएलएड का क्रेज घट रहा है और बीएड का क्रेज बढ़ रहा है। साथ साथ बेरोजगारी भी एक अहम समस्या है। 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग की गई,
नहीं आई। 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की गई जो कि शिक्षा मित्रों की थी। अगर शिक्षा मित्रों के पद रिक्त ना होते तो क्या वर्तमान सरकार के द्वारा भर्ती की जाती है? और जो भर्ती की गई वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की गई है। आपको बातों को समझना होगा। अब भी भर्ती पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुई है, कई विसंगतियां पाई गई हैं, आरक्षण घोटाला हुआ है जिसमें यह सिद्ध हुआ कि वास्तव में विसंगति थी, भरा जाए, लेकिन कोर्ट ने रोक लगा दिया। अब जब कोर्ट ने रोक लगा दिया तो 6800 की भर्ती कैसे होगी, सबसे अहम सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार बेरोजगारी के कारण बीएड का क्रेज बढ़ रहा है, डीएलएड का क्रेज बढ़ रहा है। डीएलएड की ओर प्राथमिक तक सीमित है, बीएड में कई अवसर हैं, कुछ नहीं होता तो आप अपना स्कूल भी चालू कर सकते हैं, उससे भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं शिक्षा देकर। एक और महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो लोग पकड़े गए टीईटी में नकल कराने के आरोप में बाबू को भी निलंबित किया गया है। तो बाबू को नहीं, बड़े पैमाने पर हुआ, किसी की जानकारी मिली तो पकड़ा गया, किसी की जानकारी नहीं मिली तो मस्त मौला घूम रहा होगा। तो धांधली हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। डीएम ने कार्रवाई की है, डीएम का कार्य सराहनीय है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, शिक्षक भर्ती के पदों को लेकर फंसा चयन। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है, लगभग सभी पदों के सापेक्ष हो चुका है चयन। 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति देने पर अब लगी रोक। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक अलग से विज्ञापन जारी नहीं होगा तब तक पद ऐड नहीं किए जा सकते। यानी कि जो 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पद है अब उस पर भर्ती नहीं हो सकती है, उसके लिए अलग से विज्ञापन जारी करना पड़ेगा। इसी को लेकर पेच फंसा हुआ है। और जो आरक्षण घोटाला हुआ है, जैसा कि अभ्यर्थी बोलते हैं आरक्षित वर्ग के, आरक्षण घोटाले का समाधान कैसे किया जाएगा? जो विसंगति थी, जो 6800 पदों को भरने की बात की जा रही थी, उन पदों को कैसे भरा जाएगा, यह सबसे अहम सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि शासन के द्वारा इस तरह से उलझाया गया है कि आप ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बातों को समझ रहे हैं? तो इधर उधर के चक्कर में आप लोग फंस चुके हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिनका चयन विसंगति की वजह से नहीं हो सका है उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देंगे और 17,000 पदों पर नई भर्ती निकालेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 17,000 पदों पर भर्ती होगी तो क्या शिक्षा मित्रों को वेटेज नहीं मिलेगा? सबसे अहम सवाल है। अगर शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलेगा तो उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो विसंगति के अंतर्गत फंसे हुए हैं, जो परीक्षा पास करने के बाद चयनित नहीं हुए? क्या उन्हें पुनः परीक्षा 17,000 में देना पड़ेगा? जब परीक्षा देना पड़ेगा तो आपके छूट से क्या मतलब है, जब उन्हें 2 बार परीक्षा में प्रतिभाग करना पड़ेगा, 2 बार परीक्षा को क्वालिफाई करना पड़ेगा। यहां पर बताया गया है कि अब 68,500 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर नव चयनित 6,800 को तैनाती दी जाए, साथ ही शेष रिक्त पदों पर नया विज्ञापन निकाला जाए। आपको बताना चाहता हूं, देखता हूं क्या होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं पेज बहुत बड़ा है। इस पेज का समाधान सरकार के द्वारा कैसे निकाला जाएगा या तो देखने वाली बात होगी। वैसे 10 मार्च को स्पष्ट होगा किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है। वर्तमान सरकार रिपीट होती है तो किस तरह से आगे प्रक्रिया को बढ़ाएगी। अगर सरकार जाती है तो आप देखना भर्ती आएगी या नहीं आएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे दूं, फिर जान की भीख मांगेंगे गुंडे। योगी जी का जितना भी आप स्टेटमेंट सुनते होंगे, कभी जिन्ना आता होगा, कभी बुलडोजर की बात होती होगी, कभी दंगे की बात होगी कि दंगे नहीं होंगे, कभी योगी जी के द्वारा कहा जा रहा होगा कि सापा शासनकाल में झोला उठाकर चल देते थे, भर्तियों में भ्रष्टाचार होता था। योगी जी के द्वारा यह भी कहा जाता होगा कि पुरानी सरकार ने जितनी भर्तियां नहीं की उतनी हमने कर दी। लेकिन योगी जी ने अभी तक यह नहीं बोला कि हमारी सरकार बनेगी तो हम कितना रोजगार देंगे, कितनी सरकारी नौकरी देंगे, किस विभाग में देंगे, 97,000 शिक्षक भर्ती करेंगे या नहीं। चलिए 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं करेंगे तो कितने लाख सरकारी नौकरी देंगे, इस पर योगी जी को बोलना चाहिए। लेकिन आप जितना भी स्टेटमेंट सुने होंगे, पिछला बखान और पिछले शासनकाल की बुराई, बुलडोजर इत्यादि कार्य किए जा रहे हैं, इत्यादि प्रकार के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। लेकिन यह अभी तक नहीं कहा गया कि हम कितने हॉस्पिटल बनाएंगे, हम गरीबों के लिए क्या करेंगे, आम जनता के लिए क्या करेंगे, विकास किस प्रकार से करेंगे, रोड बनवाएंगे या नहीं, कौन सा एक्सप्रेस वे बनवाएंगे, कितनी मेट्रो चलाएंगे, कितनी सरकारी नौकरी देंगे, कितने रोजगार देंगे, किसानों का क्या भला होगा। इस पर एक बार भी स्टेटमेंट आया हो तो बताइए। बस ये कहें कि हमारी सरकार ने ये किया, हमारी सरकार ने वो किया, इसके पहले ये हो रहा था, इसके पहले वो हो रहा था, पाकिस्तान, जिन्ना, हिंदू, मुस्लिम, ये सब क्या है। जो भी चुनाव होना चाहिए डेवलपमेंट पर होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाओं पर होना चाहिए, शिक्षा पर होना चाहिए, रोजगार पर होना चाहिए, सरकारी नौकरी पर होना चाहिए। रोजगार है तो सब कुछ है। यहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी है
मैं आपको बता दूं कि भाजपा के द्वारा आरोप लगाया गया कि सपा पार्टी के द्वारा, क्योंकि सपा और भाजपा की कांटे की टक्कर है, बसपा के वोट साइलेंट है, लेकिन बसपा के वोट जो साइलेंट है वह एससी वर्ग के हैं। और मैं आपको बता दूं केवल एक वर्ग से वोट पाने पर बसपा नहीं जीत पाएगी। तो इस समय भाजपा और सपा के कांटे की टक्कर है। भाजपा ने आरोप लगाया कि सपा ने दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया है। तो इस पर अखिलेश यादव ने कहा, उन्होंने सूची दी, उन्हें बताया कि भाजपा की अब तक सूची में 99 प्रत्याशी अपराधी हैं और हमारी सूची में 1-2 आ गए होंगे, लेकिन उन पर आरोप लगा है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन इनके में यानी कि भाजपा में 99 प्रत्याशी आरोपित हैं जिन पर बड़े बड़े मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या यह सत्य है? आप लोग एक बार सूची को देखिएगा, जो जो प्रत्याशी घोषित किए गए, जिस आप क्षेत्र के रहने वाले, जिस विधानसभा सीट पर आपका वोट है, जहां पर आप रहते हैं, वहां पर देखिए आपका प्रत्याशी कहता है साफ छवि का है या उस पर कई प्रकार के आरोप लगे हैं, उसका रिकॉर्ड खंगालिए। उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, रणनीति, सभी दलों को ओबीसी पर ज्यादा भरोसा। मैं आपको बताना चाहता हूं सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले पर एक कदम और। देखिए बसपा ने किस प्रकार से टिकट दिया है और भाजपा ने किस प्रकार से टिकट दिया है। अगर इसके संबंध में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो मैं इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आपको नहीं दूंगा, लेकिन हाँ कम्युनिटी में अभी मैं पोस्ट कर दूंगा इस कटिंग को, आप देख लीजिएगा, क्योंकि यह कटिंग 12 घंटे तक रहेगी। 12 घंटे के बाद इस कटिंग को डिलीट कर दिया जाएगा कम्युनिटी से। तो आप इसको पढ़िएगा, समझिएगा किस तरह से ओबीसी फार्मूला अपनाया गया है, किस तरह से जातिगत समीकरण को साधने का प्रयास किया गया भाजपा के द्वारा, सपा के द्वारा, बसपा के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। तो आप इसको पढ़कर पूरी बातें समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने की ओर है। यहाँ पर पूरा डाटा दिया गया है किस तरह से ग्राफ घट रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि 5 राज्यों में आधे से ज्यादा सक्रिय मरीज। कौन कौन से राज्य हैं तो मैं आपको बता दूं, हिमाचल नंबर 1 पर है, झारखंड नंबर 2 पर है, बिहार नंबर 3 पर है, त्रिपुरा नंबर 4 पर है, मणिपुर नंबर 5 पर है, अरुणाचल प्रदेश नंबर 6 पर है और मेघालय नंबर 7 पर है। तो यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड बताया गया है। कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 11,61,069 है। एक और महत्वपूर्ण खबर है एनटीपीसी परीक्षा को लेकर। एनटीपीसी ने रेलवे से कहा कि परीक्षा का बदले नाम। देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा है कि वह अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा का नाम बदले। एनटीपीसी को पत्र लिखने की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि पिछले दिनों परीक्षा में कथित धांधली को लेकर यूपी और बिहार में उम्मीदवारों ने बवाल किया। कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक भी हुए। इस वजह से एनटीपीसी बेवजह बदनामी हो रही है, तो इसका नाम बदल दिया जाए, ऐसा बोला जा रहा है। क्या नाम बदला जाएगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि बिना भर्ती प्रक्रिया की नियुक्ति की मांग मंजूर नहीं, ऐसा रेलवे ने साफ साफ कहा है। प्रशिक्षुओं को रेलवे की भर्तियों में दूसरे उम्मीदवारों के मुकाबले तरजीह। 20% सीटें रेलवे के प्रशिक्षुओं के लिए है। यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको इसको पढ़ना तो इसको भी मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी में, इसे आप विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। पोस्ट करूंगा लगभग 12 से 2 बजे के बीच में और 12 घंटे कम्युनिटी में रहेगा, उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। अगली अपडेट है, अगले सप्ताह जारी होगी परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों की फाइनल सूची अगले सप्ताह तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी होने की संभावना है। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उलझती जा रही 2013 की 630 पदों पर प्रधानाचार्य भर्ती। 20 फरवरी से पहले अभ्यर्थियों के साक्षात्कार शुरू होना मुश्किल। मुझे तो लगता है इस तरह से इसमें बात हो रही, जिस तरह से कार्रवाई चल रही, या चुनाव के बाद ना चला जाए, कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर है कि प्रतियोगी छात्रों के निशाने पर आई सभी भर्ती संस्थानें मुखिया एवं उच्च अधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग की गई। प्रतियोगी छात्रों ने प्रदेश की सभी भर्ती संस्थानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भर्तियों में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर ट्विटर फेसबुक पर अभियान शुरू किया गया है। छात्रों की ओर से शिकायत की गई है कि लंबी फेरिस्त और मांग पत्र भी तैयार किया जा रहा है, जिससे सोशल मीडिया पर वायरल कर उस पर चर्चा की जाएगी और सरकार उस पर जवाब भी मांगा जाएगा। तो क्या भर्तियों में भ्रष्टाचार हो रहा है?
या भ्रष्टियों में भ्रष्टाचार हो रहा है, आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है। आखिरकार बेरोजगारों के द्वारा आवाज क्यों उठाया जा रहा है, प्रतियोगी छात्रों के द्वारा आवाज क्यों उठाया जा रहा है, जवाब क्यों मांगा जा रहा है और जांच की मांग क्यों की जा रही है, सबसे अहम है। हो सकता है कि अंदर अंदर कुछ हो रहा हो, आपको पता न चल रहा हो सकता है कि आप बेरोजगार प्रतियोगी छात्रों का भ्रम हो। तो भ्रम दूर करने के लिए जांच होनी चाहिए। अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और प्रेजेंट के वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।